होगी। देख यू रेड का ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 38वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि मतलब जैसा एसएससी जीडी का एग्जाम आता है सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, एक जरूरी सूचना और सुन लीजिए भाई, आर्मी अग्निवीर की जो भी तैयारी करना चाहते हैं फरवरी से हम अपनी मैथ की एक स्पेशल क्लास चलाएंगे। ठीक है, सारी क्लास यूट्यूब पर रहेगी जिसमें मैथ के सब बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस जितने भी 2000 से 2024 तक आर्मी में क्वेश्चन आए हुए हैं वे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3900 रुपये है तो उसे वस्तु पर छूट कितनी है, उस वस्तु पर छूट कितनी है ये बताना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो, एक फॉर्मूला है अपना, प्रतिशत में यह आंसर पूछ नहीं रहा। ठीक है, तो हम प्रतिशत में नहीं निकालेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। भाई अंकित मूल्य कितना दिया है उसने, 4500 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3900 रुपये। तो कितने रुपए की छूट दी है, यानी कि मतलब उस पर वस्तु पर 4500 रुपये का प्राइस था लेकिन उसने 3900 रुपये में वो वस्तु बेच दी, तो कितने रुपए की छूट दी? तो भैया इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दूंगा तो कितने रुपए का आएगा, मेरे हिसाब से 600 रुपये का अंतर आएगा। तो उसने क्या किया, 600 रुपये की क्या कर दी होगी, छूट दे दी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछता तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। अंकित मूल्य, ठीक है, गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते तब जाके पता चलती है कितने प्रतिशत की छूट दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि m अनुपात n अनुपात p इक्वल टू 3:7:5 है और p अनुपात q इक्वल टू 1:2 है तो m अनुपात n का मान कितना होगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई रेशो किस किस का दे रखा है, m n और p। ठीक है, कितना दे रखा है, 3:7:5। ठीक है, फिर उसने आगे कहा है p अनुपात q का अनुपात 1:2 है, यानी कि मतलब अगला अनुपात q है तो इसका अनुपात 1:2 दिया है। ठीक है भैया, इस दो का पड़ोसी कौन है, 5 है, और इन दोनों का पड़ोसी कौन है, 1 है। अब इनका मैं रेशो निकाल लेता हूं, तो इसका रेशो 3, इसका रेशो 7, इसका रेशो 5 और इसका रेशो 10। ठीक है, यानी कि मतलब m n p और q का रेशो आ गया 3:7:5:10। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है m अनुपात n। ठीक है, m अनुपात q पूछा है उसने, तो m का अनुपात कितना है, 3।
ठीक है भाई। और क्यों का अनुपात कितना है 10, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया 3:10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एम अनुपात क्यों का मान ज्ञात करना था इसमें। ठीक है, 3:10 रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। इसमें करेक्शन कर लेना, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है ये बताना है। ठीक है, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखो ऐसे क्वेश्चन, अच्छा 9 से कह रहा है तो 9 से नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इन सभी अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैं सभी अंकों को जोड़ लेता हूं पहले, तो पहले जोड़ लेते हैं भाई। 6 3 9, 9 5 14, 8, कितने हो गए 22। 9 से डिवाइड है नहीं है। ठीक है भाई, अब इसे देख लेते हैं। 9 9 4 13 और 5 18, 9 से डिवाइड है, बिल्कुल है भाई। ठीक है भाई, अब इसे देख लेते हैं। 8 7 15, 5 20, 7 27, 27 क्या 9 से डिवाइड है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, ऐसे से कर लेते हैं। 10 8 18, 9 27, क्या ये भी 9 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है भाई। मैं कहूंगा कि हाँ डिवाइड है। तो कौन सी संख्या इसमें डिवाइड नहीं है 9 से, तो भैया ये वाली संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इनके अंकों का योग 22 है और 22 9 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, बाकी सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करें भाई। अब मान लो कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है। ठीक है, अब कोई वस्तु है x रुपए की है। ठीक है भाई, मैंने ये मान लिया कि वस्तु x रुपए की है। ठीक है, 50% की छूट दी तो कितने में बेची होगी, 50 में ही बेची होगी बटे 100। तब जाकर उसे 50% का लाभ होता है, अर्थात 150 में वस्तु को बेचा होगा। ठीक है भाई, अब इसे मैं परसेंटेज में ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे आंसर किस में दिखाना, परसेंटेज में। ठीक है, तो भाई डिवाइड कर लेते हैं। 50 से कटा 2 बार, 50 दूनी 100, x बराबर 300%। अब देखो, वस्तु पर अगर छूट नहीं देगा तो उसे 300% का लाभ नहीं होगा। 100% वस्तु का मूल्य भी तो होगा इसमें, तो भाई कुल कितना उसे लाभ होगा, मेरे हिसाब से 200% लाभ होना चाहिए, क्योंकि 100% तो वस्तु भी है उसमें। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य 100% तो है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 200%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, रेशो बनाकर करके देखें। रेशो बनाकर करके देखें भाई। 100 रुपए की वस्तु है, यानी कि मतलब अंकित मूल्य। ठीक है,
और विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। अब 100 रुपए की वस्तु है, 50 की छूट दे दी तो 50 में बेची होगी, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, 2:1 का। ठीक है भाई। अब उसने कहा है वस्तु पर कोई छूट ना देने पर, सॉरी 50% का लाभ होता है छूट ना देने पर। अब 50% का लाभ होगा, यानी कि मतलब इसे 150 रुपए में बेचेगा, तो ये कितने में बेच, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि इसे भैया 150 रुपए में लाभ करने के बाद बेचो, तो भाई ये कितने का हो जाएगा, ये 300 रुपए में हो जाएगा, यानी कि मतलब अंकित मूल्य उसका 300% हो गया। तो उसका जो वस्तु का क्रिया मूल्य था वो भी तो घटाना पड़ेगा, तब जाके तो बता सकता हूँ कि मैं कितने रुपए में वस्तु का लाभ, सॉरी कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा, तो 200% लाभ हुआ होगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। इस धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, धनराशि पूछा है, दर से कोई मैटर नहीं रखना इसमें, यानी कि मतलब ये समझ लेना कि R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, 1782 रुपये का उसे ब्याज मिला, मेरा फॉर्मूला क्या है भैया, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, R इक्वल टू, ठीक है यही है ना। इसी टाइप से कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को सोल्व। 1782 रुपये मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 100, पी कोई धनराशि मैंने दी थी। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, इक्वल टू, अब वो कह रहा है कि 10 वर्षों में उसे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, मैंने मान लिया कि X रुपए उसे साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, धनराशि मुझे पता नहीं है कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड क्या, पी से तो पी खत्म हो जाएगा क्योंकि मूलधन से मूलधन खत्म। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, इस जीरो से इसे खत्म कर दो, 3 से कटा, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 चौक 12, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो मेरा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 5,940 रुपये। ठीक है, 5,940 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, तीस प्रतिशत वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। तो देखो, अगर इसे शॉर्ट मेथड से कर लोगे तो आसान पड़ जाएगा, अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय बहुत खर्च कर देगा ये। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसके लिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कह दी। ठीक है, तो CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100।
ठीक है। अब देखो एक साल में कितने अर्धवार्षिक बनेंगी, 2 अर्धवार्षिक बनेंगी। सॉरी यहाँ पे 200 करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है सिर्फ 2 अर्धवार्षिक के लिए। करते हैं भैया। सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा उसने, 337.5। ठीक है भाई, मूलधन वो पूछ रहा है 1 प्लस कितनी प्रतिशत दर पर, 30% बटे 200 की पावर 2। ठीक है भाई, कर लेते हैं वो। 337.5 इक्वल टू पी, 10 से 10 खत्म। ठीक है, 20 और 3 23, तो 23 बटे 20 का वर्ग कर दो भैया। ठीक है, करते हैं भाई। नहीं, इसमें फॉर्मूले में मिस्टेक होगी थोड़ी सी। कर लेते हैं भाई। 3 का वर्ग 9। ठीक है, 337.5 इक्वल टू पी इंटू 9 अपॉन 20 400। ठीक है भाई, इसे 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 से कटा, 9 तिया 27, कितने बच्चे, 6 बच्चे, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। ठीक है, 400 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो P इक्वल टू 37.5 गुणा 400, तो P इक्वल टू भैया 1 से 1 जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिया 12 और 3 15। तो मेरा मूलधन कितना आ गया भैया, 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, बी और सी मिलकर उसी काम को एक साथ 60 दिन में, यहाँ पे 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सी और ए को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ए बी है, बी सी है और ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए बी मिलकर 40 दिनों में, बी सी मिलकर 60 दिनों में और ये मिलकर 30 दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं तो इनकी क्षमताओं का पता चल जाएगा कि इनकी क्षमता कितनी कितनी है। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, मेरे हिसाब से 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इनका एलसीएम 120 आ गया, मुझे 40 से डिवाइड किया तो 3 क्षमताएं ए बी की। ठीक, अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 2 क्षमता आएगी बी सी की। ठीक है भाई, ए बी सी इससे भाग करूंगा तो 4 क्षमता आएगी। ठीक है, अब मुझे पूछा क्या है, सी और ए मिलाकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया ए बी की क्षमता यहां से घटा दूंगा,
तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगी। ठीक है, सी की क्षमता, ए बी की क्षमता जब इसमें से घटा दूंगा तो सी की क्षमता 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार भैया ए की क्षमता निकाल सकता हूं मैं। बी सी की क्षमता 2 है और ए बी सी में से बी की क्षमता घटा दूंगा तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ए की क्षमता पता चल चुकी है, सी की क्षमता पता चल चुकी है, मुझे बी की क्षमता अगर मैं निकालूं तो भाई सी, बी सी में से सी की क्षमता घटाई तो बी की क्षमता कितनी बची, 1 बची। ठीक है, उसने कहा है कि सी और ए कितने दिन में करेंगे। भाई सी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 2 है, तो इन टोटल क्षमता कितनी होगी भैया, दोनों की क्षमता 3 हो गई, तो इससे 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया 40 बार, तो भाई वो 40 दिन में क्या कर लेंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 40 दिन में वो कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8, एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी जाती है और 5500 रुपए में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या है अपना, क्रिया मूल्य गुणा लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, इसे 2 तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे हम। 6,000 रुपए की कोई वस्तु है, घड़ी है सॉरी। ठीक है, अब उसे किस लाभ या हानि पर बेचा जाए। हानि पर कह रहा है तो 100 में से घटाकर बतानी पड़ेगी कि विक्रय मूल्य उसका 5500 रुपए है। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते हैं अपन, तो काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे इसे, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 550 बटे 6। 6 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 नीम 54, 10, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, लगभग इतना आएगा। जब 100 में से इसे घटा दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, कितनी आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू आएगी 8.33 के लगभग आएगी। तो इतने प्रतिशत की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, इतने प्रतिशत की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, एक तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई। ठीक है, 6,000 रुपए की वस्तु थी, 5500 में बेच दी, तो कितने का लॉस खाया उसने भैया, मैं कहूंगा कि उसने 500 रुपए का लॉस खाया। कितने पे खाया, 6,000 पे खाया, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, शॉर्ट तरीके से अगर क्वेश्चन करना है जल्दी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचा कितना, 50, 50 बटे 6 को डिवाइड किया, 6 48। ठीक है, 6 18, 6 18% का क्या उसे होगा, हानि। ठीक है, अब बेसिक मेथड से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर शॉर्ट मेथड से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलो गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपए है, तो प्रत्येक किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो कैसे कर सकते हैं, नया मूल्य बताना है इसमें, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है,
चांस रहेंगे क्वेश्चन गलत हो, गलत नहीं करना, ठीक है। अब उसने कहा है कि 1 किलो गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। यानी कि मतलब वस्तु पहले 100% थी, 100% थी, लेकिन बढ़कर कितनी हुई, 150, 50 बढ़कर 150 हुई, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई थी, वो साफ साफ कह रहा है कि 50 की वृद्धि हुई थी, 50% की वृद्धि हुई थी। मैं प्रतिशत हटा दूंगा यहां से, ठीक है, तो बटे में 100 लगा दूंगा। तो उसने वृद्धि को कितने रुपए में बताया है, 25 रुपए में बताया है कि भैया 50% की वृद्धि का मतलब है 25 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है भाई। तो ये देख लूं कि पुराना मूल्य कितना होगा उसका, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50। तो भाई पुराना मूल्य कितना था उसका, पुराना मूल्य उसका था 50 रुपए, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि नया मूल्य कितना होगा। तो जो 25 रुपए की वृद्धि हुई थी भाई, 25 रुपए इसमें ऐड कर दो, तो भाई हमारा नया मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, नया मूल्य निकल के आ जाएगा 75 रुपए, ठीक है। 75 रुपए हमारा नया मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम रेशो से कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं रेशो बना के, देखो पहले वस्तु 100 रुपए की थी, बढ़कर 50 रुपए की हुई, 150 की होगी सॉरी, ठीक है। तो इसका रेशो कितना आ गया भैया, 2:3 का रेशो आया, 2:3 का रेशो आ गया, ठीक है। अब कितने रुपए उसने वृद्धि बताई है कि 25 रुपए की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ से 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 25 आ गई। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नया मूल्य पता चल जाएगा। तो 25 दिया 75 रुपए, ठीक है, नया मूल्य, ठीक। अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 25 दूनी 50, तो पुराना मूल्य इतने रुपए आ गया, नया मूल्य इतने रुपए आया, ठीक है। अब दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स अनुपात वाई इक्वल टू 11:5 है, तो एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स प्लस वाई का अनुपात कितना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो x अनुपात y 11:5 है, ठीक है। पहला जो अनुपात पूछा है x माइनस वाई, यानी कि मतलब इन दोनों का अंतर कितने का भैया, 6 का, ठीक है। अगला रेशो जो पूछा है उसने x प्लस वाई, यानी कि मतलब इन दोनों का योग कितना बैठा, 16। अगर मैं इनका रेशो निकाल लूं तो 3:8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 3:8। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, 258, 301, 387 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक का मतलब HCF ज्ञात करना है, ठीक है, HCF बताना कितना है इसका। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 258, 301 और 387, ठीक है भाई। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शनों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है,
लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होने का, यानी कि मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत है। 27 मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं देख लेता हूँ कि इनमें से सभी क्या 3 से डिवाइड है। ये 3 से डिवाइड नहीं है, 3 और 1 4 नहीं है, ठीक है। 7 3 10 18 ये डिवाइड है, 5 और 2 7 8 15 ये 3 से डिवाइड है, ये नहीं है, तो यानी कि मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब या तो 43 है या 29 है, यानी कि मतलब अब मेरे पास 50-50 बचा। अब मैं पहले ऑप्शन बी से काट के देख लेता हूँ। अगर मैं 43 से इसे काटूंगा तो ऐसा कौन सा पारा है 3 के लास्ट में 8 आता है, 6 का। अगर मैं 6 इसे 43 को 6 बार काटूं, 43 से 6 बार काटूं इसे, तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 6 बार, ठीक है भाई। इसी प्रकार इसे काट के देख लो, 43 से 7 में आता है, 7 या 21 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि मतलब ये 7 बार कट जाएगा। अब इसी प्रकार 43 से इसे देख लो, लास्ट में 27 9 9 में आता है, 9 या 27 9 चौक 36 और 2 38, यानी कि मतलब ये 9 बार कट रहा है। उसके बाद कोई कॉमन है नहीं है, यानी कि मतलब इसका जो HCF आ गया भैया वो क्या आ जाएगा 43, 43, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है अभाज्य संख्याओं को दे देगा वो, ठीक है, इनके गुणनफल में। उसके बाद उसका HCF पूछेगा, तो आप देखोगे कि 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 2 से कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है, 5 से कट रहा या नहीं कट रहा, 4 से कट रहा। तो इससे बढ़िया है कि ऑप्शनों का प्रयोग करो, ठीक है, क्योंकि 1 या 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो कि अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, यानी कि मतलब उनका अलग ही पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर, ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा भैया। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है भाई। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, ठीक है। औसत का क्वेश्चन है, तो करें क्वेश्चन को सॉल्व। भाई 30 छात्र थे जिनका औसत कितना है 20 है, ठीक है भाई। फिर उसने मतलब उसने औसत में कितने की वृद्धि हुई ये पूछिए। अब उसने कहा है कि इन 30 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी जाती है। 5 की अगर मैं सभी में वृद्धि करूंगा तो सीधी सी बात है 30 में भी 5 की वृद्धि होगी, तो औसत भी अपने आप ही कितना बढ़ जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा। तो यानी कि मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति की आयु या एक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि करूंगा तो भाई सीधी सी बात है 30 व्यक्तियों छात्रों की औसत आयु में 5 की वृद्धि करूंगा तो 5 ही तो औसत बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये होगा, एक तरीका क्या है अपना, एक तरीका है 30 छात्र हैं, इनका औसत 20 है, ठीक है भाई। तो इनका जो गुणन योग आ जाएगा सभी की आयु का 600 वर्ष आ जाएगा। अब उसने कहा कि सभी की आयु में 5 की वृद्धि कर दो, 30 छात्र हैं प्रत्येक में 5 की वृद्धि करी तो 150 की वृद्धि होगी भैया, सीधी सी बात है, ठीक है। टोटल योग कितना हो गया, टोटल योग हो गया 750, यानी कि मतलब अगर प्रत्येक छात्र की आयु में मैं 5 की वृद्धि करता हूं तो जाकर 750 आयु का योग हो जाएगा। तो भाई छात्रों की आयु से उसे डिवाइड कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इतने वर्ष। तो कितने वर्ष की वृद्धि हुई भैया, पहले 20 थी अब 25 होगी तो 5 की वृद्धि हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13।
यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, अब उसके विकर्णों की लंबाई दे दी उसने, ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है भैया 48, तो ये इसका आधा हो जाएगा 24, ये 24 का, 64 दे रखा है तो ये 32 का हो गया, ये 32 का हो गया। इस भुजा का पता कर लूं मैं कितनी हो सकती है, तो आपको पता होगी कि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं इसमें, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं मैं। चलो इस भुजा को ए मान लो, इस भुजा को बी मान लो और इस भुजा को सी मान लो, ठीक है। तो एक ए बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये जो भुजा है बड़ी भुजा है, बाकी दो जो है विकर्णों को तोड़ के बनाई गई है, तो ये छोटी भुजा हो गई, ठीक है। अंडर रूट भैया 24 का वर्ग, 24 का वर्ग प्लस 53, सॉरी 32 का वर्ग, ठीक है। अब देखो 24 का वर्ग तो तुम्हें पता होगी कितना होगा, तो 24 का वर्ग आपको पता होगी कि 576 होता है, ठीक है भाई। 32 का वर्ग याद करोगे क्या, नहीं करना तो देखो कैसे कर सकते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 तिया 6, 6 का दुगुना 6 दूनी 12, हासिल 1 होगी। 3 का वर्ग कर दो, 3 तिया 9 और 1 10। अब इसे ऐड कर लो भैया, ऐड कर दो भैया, 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, 15 और 1 16, तो ये कितने का हो गया भैया 40 का, यानी ए मेरी कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ए जो भुजा है मेरी कितनी आ गई है, वो 40 सेंटीमीटर आ गई है। अब तुम्हें समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, या समचतुर्भुज का अगर मैं क्षेत्रफल वो सूत्र पूछूं समचतुर्भुज के परिमाप का तो क्या होता है भैया, तो समचतुर्भुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, सम चतुर्भुज भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप तो क्या होता है भैया 4a, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इसे आयत मानो, परिमाप को आयत मानो, 4 मल्टीप्लाई 40, 4 चौक 16, यानी कि मतलब 160 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो करें भाई सोल्व करें इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर मैंने ए बी मान ली, ए माइनस बी, दो संख्याओं के योग का 30% है, ये का मतलब गुणा 30/100 है, अब का मतलब इक्वल भी हो जाए, ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 10a माइनस 10b इक्वल टू 3a प्लस 3b,
ठीक है भाई, ए को एक साइड ले जाओ, बी को एक साइड ले जाओ, तो घटा दो भाई। 10 ए में से 3 ए जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 ए। ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 13 बी। ठीक है, अब अंक को एक साइड ले जाओ, बी को एक साइड ले जाओ, अर्थात ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/7। ठीक है, तो ये इसका रेशो हो जाएगा बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, तो 13:7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, संख्याओं का गुणनफल 1408 है। भाई यहाँ दो संख्याओं का लिख लेना, दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, उनका लघुत्तम समावर्तक भैया कितना है, 352 है, तो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैश है। ठीक है भाई, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 1408 है। ठीक है भाई, लेस है 352 है, गुणा में से पूछा उसने, काटा पीटी कर लेते हैं भाई हम। कैसे काटें इसे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 से काटा 4 तिया 12। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब काट लेते हैं भैया, 8 से काटा नहीं, 88 से कितना बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, यानी उसका में से कितना आ गया भैया, HCF आ गया उसका 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया भैया, 4 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भैया 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 20% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो देखो, सबसे पहले इसका शॉर्ट तरीका कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, 28,000 रुपए में उसने वस्तु बेच दी, तो उसे कितने की हानि हुई, हानि को बटे में लिख दो, यानी कि मतलब 70 की हानि, 70 में बेची होगी, 70% में। ठीक है, लेकिन वो इस बेची हुई वस्तु पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि मतलब उसने 125 में बेची होगी बटे 100। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 100 से 100 खत्म। ठीक है भैया, 70 से इसे काट देंगे, 7 से कटा, 7 चौक 28, 400 बार। ठीक है, 125 की और 400 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 दो 10, 4 एकम 4 और 1 5। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, इतने रुपए होगा। ये तो है इसका शॉर्ट मेथड, अगर आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे बेसिक से करना चाहेंगे तो भाई हानि किस पर होगी भैया, क्रिया मूल्य पर। ठीक है, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब 28,000 रुपए में वो रेफ्रिजरेटर उसने बेच दिया। ठीक है भाई, बेच दो, उसे 30% की हानि हुई, अर्थात 70% में बेचा होगा उसने। क्रिया मूल्य मैंने X रुपए मान लिया। ठीक है,
कर देता हूँ उसे डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो, 7 से खत्म, 7 चौक 28, 4000 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा उसका, 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये उसका क्रिया मूल्य आ गया। अब लाभ या हानि क्रिया मूल्य पर होती है, यानी कि मतलब इसका लाभ निकाल देता हूं मैं। 40,000 पर 25% का लाभ होता है, अर्थात उसने 125 रुपये में वस्तु बेची होगी बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका कितना आ जाएगा भैया, 50,000। 50,000 रुपये में उसने वस्तु क्या करी होगी, 25% के लाभ पर बेच दी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। ठीक है भाई, यदि सचिन अकेले काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। तो देखो, एक अमर है, एक सचिन है। ठीक है, अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है, यानी कि मतलब सचिन अगर 100% से कार्य करता है तो ये 110% क्षमता से कार्य करता होगा। तो यानी कि मतलब इनकी क्षमताओं का रेशो आ गया 11:10। ठीक है भाई, फिर उसने कहा है कि सचिन अकेले इस काम को 44 दिन में कर सकता है, तो ये क्षमता का अनुपात था। ठीक है, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात हो जाएगा 10:11। ठीक है भाई, सचिन 44 दिन में कर रहा है तो 44/11 से डिवाइड कर दो। अब सचिन 44 दिन में कार्य करता है तो सचिन कितना समय ले रहा है भैया, 11 अनुपात में ले रहा है, यानी कि मतलब बटे 11। ठीक है, तो 11 से मैंने डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आई। ठीक है, तो सचिन के समय में गुणा कर दो इसकी। तो सचिन के समय में मैं इसकी गुणा करूंगा तो भैया सचिन कितने दिन में कार्य कर लेगा, 40 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमर अमर कितने दिन में कार्य करेगा इसे, 40 दिनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 औसत का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पी क्यू और आर का औसत 40 है। यदि P और Q का औसत 35 है और Q और R का औसत 45 है तो Q का मान कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो, P है, Q है और R है, इनका औसत 3 व्यक्ति हैं, 40 औसत है। अगर योग की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 120 योग आ जाएगा इनका। कहोगे बिल्कुल ठीक है भाई। फिर P और Q का जो रेशो औसत दे रखा वो 35 दे रखा, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो योग कितना आ जाएगा इनका, 70 आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई, फिर आगे क्यू और आर का औसत भैया 45 है, 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45 दूनी 90, इन दोनों का योग 90 आ गया। ठीक है भाई, अब देखो उसने क्यू का मान पूछा है, पहले यहां से आर की वैल्यू निकाल दूं क्योंकि पी और क्यू का योग 70 है। पी और क्यू का योग घटा दूंगा यहाँ से तो कौन बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। 120 में से 70 गए तो कितने बचे, 50, यानी कि मतलब आर कितना था, 50 था। जब आर 50 आया है तो आर को यहां से घटा दूंगा, 90 में से 50 घटा दूंगा तो क्यू की वैल्यू बचेगी। क्यू की वैल्यू बचेगी, क्यू की वैल्यू कितनी है, 40।
तो भाई क्यू का मान कितना था भैया, 40 था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। इससे भी आसान क्वेश्चन कोई आ सकता है एसएससी जीडी के पेपर में भी। तो फॉर्मूला क्या है अपना, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है भाई, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है मेरी, 150 किलोमीटर है। चाल कितनी है मेरी भैया, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। तो कितने घंटे में तय करेगी भैया, 3 आवर्स में कर लेगी। ठीक है, तो 3 घंटे में वो अपनी दूरी को तय कर लेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपए है। समान अवधि समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, तो करिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है अपना साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज 960 रुपए है। ठीक है भाई, इतनी धनराशि काटनी है 6% की दर से 2 वर्ष के लिए बटे 100। काटा पीटी कर लेते हैं भैया। 12 अट्ठे 96, 80 बार गया। 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8000 रुपए। ठीक है, 8000 रुपए किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब उसने समान अवधि पर समान ब्याज दर पर, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या अपना, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, 6% को अगर मैं भिन्न बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3/50। ठीक है भाई, कर लेते हैं। 8000 रुपए की कोई राशि है, 50 से राशि कितनी हो रही है भैया, 53 हो रही है। 53/50 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, मल्टीप्लाई 53/50। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते हैं। तो काटते हैं भाई, 2 जीरो से, 2 जीरो कटम, 5 से गया 16 बार। ठीक है भाई, 53 का वर्ग कर दो, फिर 16 की मल्टीप्लाई कर लेना, 3 तिया 9। ठीक है भाई, 5 तिया 15, 15 का दुगना कर दो 30, हासिल 3, 5 का वर्ग 25 और 3 28, मल्टीप्लाई 16 बटे 5। ठीक है भाई, गुणा कर लेते हैं। 16 निम्मा 144, 16 अट्ठे 128 और एक हासिल 29, हासिल 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 बटे 5। डिवाइड कर दो भैया 5 से, 5 से कटा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 नीम 45, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40।
पाँच अट्ठे 40, 5 नीम 45, 44 हो गए। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो मेरा मिश्र धन कितना आ गया, इतने रुपए आया। लेकिन उसने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो मेरी राशि कितनी थी, 8,000 रुपए थी। तो यानी कि मतलब इसमें से मैं अगर 8,000 रुपए घटा दूंगा तो मेरा ब्याज ब्याज बचेगा। तो ब्याज कितना आ जाएगा मेरा, तो ब्याज निकल कर आ जाएगा भैया 988 रुपए 80 पैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका आज 20 में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, कितना स्कोर आपका रहा। ठीक है, कैसा मॉक था। ठीक है, अगर भाई आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आज के पेपर में कम से कम 18 क्वेश्चन जो एक एवरेज बंदा है वो कर सकता था। ठीक है, तो अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।